नमस्कार बच्चों, मैं आपका गुरु, आपका शिक्षक डॉक्टर संजय सर आपका वंदन और अभिनंदन करते हैं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन चैनल अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी पर। तो बच्चों, आज आपको एक नई इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लाइफ के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे और बड़ी संख्या में इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है बच्चों, अनअकैडमी आपको पता है कि इस समय भारत का एक सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के विषय में। और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इतना बेहतर, इतने बेहतर क्वालिटी के साथ शायद ही इस समय इंडिया में कोई प्लेटफॉर्म है बच्चों। अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर आपको दिया है। अभी अनअकैडमी ने एक समिट जो है आपके 26, 27 और 28 यानी 26, 27, 28 जून को जो है एक समिट जो है की जा रही है, जिसमें आपके भारत के सबसे बड़े जितने भी बिगेस्ट अचीवर्स हैं, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं बच्चों, जिन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा मुकाम, एक बहुत बड़ा पिलर स्थापित किया है, उनको आपके सामने लेकर आ रही है। यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि आप इस पर्सनालिटीज़ को सुने, उनसे सीखें और अपने लाइफ में इनके द्वारा बताई गई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। आप इनके नाम से वाकिफ होंगे। ये न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के एक महान व्यक्तित्व, एक महान पर्सनालिटी के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में एक बहुत ही बिगेस्ट पिलर की स्थापना किया है। आपके महान पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जी, ये भी आपके 26, 27, 28 के सेशन में आपको संबोधित करेंगे बच्चों। इन्होंने भी, ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें, यानी राष्ट्रपति बनने से पूर्व भी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव किया था, राजनीति को छोड़कर देखा जाए तो। लेकिन उसके बाद दूसरी पर्सनालिटी आपके सामने कपिल देव जी हैं, जिन्होंने इंडिया को पहला वर्ल्ड कप दिलाया था और एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद इन्होंने इंडिया को एक ऐसा मुकाम दिया जो अभी तक विश्व में इंडिया को क्रिकेट के फील्ड में नहीं मिल पाया था बच्चों। और इन्होंने भी अपने काम से एक नाम, एक मुकाम हासिल किया है, जिसको आज भी युवा जनरेशन कहीं न कहीं उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आपके थर्ड पर्सनालिटी जो हैं आपके शशि थरूर, जो कांग्रेस से आपके सांसद भी रहे हैं और आपके राज्यसभा सदस्य भी हैं बच्चों। कहीं न कहीं एक विद्वान व्यक्ति हैं, एक महान जानकार हैं। अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बच्चों, तो बहुत बेहतर नॉलेज है इनके पास जो है। एक अधिकारी रहे हैं यूपीएससी के थ्रू जो है, तो ये अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। जयराम रमेश, किरण बेदी, जो आपकी महिलाओं के लिए इन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है, महिलाओं की जो है कहीं न कहीं रोल मॉडल हैं बच्चों, बच्चियों लड़कियों के लिए जो है। ठीक, तो ये भी आपके सामने आ रही। राजकुमार राव जी हैं, आपके स्वयं जो है पूर्व चेयरपर्सन यूपीएससी के डीपी अग्रवाल जी, जिनके समय से आपके यूपीएससी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, खास तौर से मेंस को लेकर बच्चों और प्री को लेकर भी, क्योंकि जब ये रहे, एक लंबा कार्यकाल इनका रहा यूपीएससी में, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी में सुधार के बारे में ही काम किया है। और आज जो रोल यूपीएससी का आपके सामने है, जिसको आपको अचीव करना है, वो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ऐसी पर्सनालिटीज को जब आप सुनेंगे, जानेंगे, तो कहीं न कहीं आपका जो रास्ता है वो बेहद आसान होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप एक बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे बच्चों। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी संख्या को आप इंक्रीज करिए, जितने भी लोग हैं। अब अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही है, तो आज इतनी बड़ी बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी संख्या बेहद कम है। अंकित जी, आप लोग बच्चों फटाफट जो है लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर करिए। अपने ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए जो है। फटाफट लाइक एंड शेयर करिए जो है अपने ग्रुप में। जितने भी आपके मोबाइल्स में जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, सब में लाइक एंड शेयर करिए और लिंक को शेयर कर दीजिए। लिंक को शेयर करिए बच्चों सभी ग्रुप में। आज आपकी ये लायबिलिटी है कि आप मैक्सिमम लोगों को जोड़ें, क्योंकि बहुत ही बड़ी सूचना मैं आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज़रूर जो है पार्टिसिपेट करेंगे इसमें। आशीष जी, राम जी पांडे जी, अंकित जी, जितने भी हैं, अभिमन्यु जी, बच्चों फटाफट जो है अपने ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि बड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। चलिए, तो हमने अभी आपको बताया कि अनअकैडमी जो है एक समिट कर रही है। वो 3 डेज की समिट है बच्चों। उसमें जो है 26, 27, 28 3 दिन होगा। अभी आने वाली जो आपकी डेट है, उसी डेट को ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें आपके
बहुत बड़ी जो पर्सनालिटी भारत की हैं, जिनको कहीं न केवल भारत बल्कि दुनिया इनके नाम से वाकिफ़ है, ऐसी पर्सनालिटीज़ आपके लिए अनअकैडमी ला रही है ताकि आप इनसे कुछ सीख सकें। तो यहाँ पर अनअकैडमी का जो व्यू है बच्चों आपके लाइफ को लेकर, वो पूरी तरह से क्लियर है, एकदम क्लियर है। और इसमें किसी भी तरह की आपको शंका नहीं होनी चाहिए कि अनअकैडमी आपके लिए शिक्षा जगत में एक रिवॉल्यूशन लाना चाहती है, एक क्रांति लाना चाहती है कि मिनिमम सुविधा पे, यानी आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, आप जो है भारत की सबसे बड़ी शख्सियत से आप अनुभव ले सकें, उनको सुन सकें, उन्होंने अपने लाइफ में जिन चीज़ों को हासिल किया है, जिन संसाधनों का, जिस दौर से गुजरकर, जिस कमिटमेंट के साथ उन्होंने अपने लाइफ में अचीवमेंट हासिल किया है, उस सारी चीज़ों से आप सीख सकें। आपके सामने बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां हैं, डीपी अग्रवाल हैं, आर्मस्ट्रांग पैम हैं बच्चों, आपके प्रशांत नैयर हैं, ठीक है, पूमा है, ये सिलेक्ट हो चुकी हैं, आपके आईएफएस अधिकारी हैं, ठीक। और बाकी के आप जितने भी नाम्स हैं उनको आप देख सकते हैं, ये आपके टॉपर्स की लिस्ट है बच्चों, जो आपको संबोधित करेंगे, जिनसे आपको सुनने का अवसर मिलेगा। आप टीना देवी को जानते हैं, अख्तर अमीर को भी जानते हैं, जितने भी टॉपर्स हैं सभी के नाम से आप वाकिफ हैं और सभी को आपने सुना होगा, जाना होगा। इन सबको एक साथ सुनने का अवसर अनअकैडमी आपको दे रही है। तो आप जो है इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नीचे जाके जो रजिस्ट्रेशन एकदम निःशुल्क है बच्चों, कोई उसमें वो नहीं है, बस आपका काम है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़ सके, यही आपकी सबसे बड़ी एफर्ट होगा, यही आपका सबसे बड़ा प्रयास होगा अनअकैडमी के लिए। अनअकैडमी आपके लिए जितना कुछ कर रहा है, अगर उस चीज को आप ध्यान में रखें, उसका कर्ज अगर आप अदा करना चाहते हैं, अदा करना चाहते हैं बच्चों, तो सिर्फ इतना करिए कि जितने भी नंबर्स, जितने भी आपके सर्किल में लोग आपसे जुड़े हैं, उन तक इस सूचना को क्या करिए, पहुंचाइए, ताकि एक बड़ी से बड़ी जो हम करना चाहते हैं, हमारे करने का जो हमारा मोटिव है, जो अनअकैडमी का एम है कि शिक्षा जो है निचले तबके तक पहुंचे, सबको, जरूरतमंद को शिक्षा पहुंचे, इसमें आपको एक अहम भूमिका अदा करने का अवसर अनअकैडमी दे रहा है। और आपको, मुझे उम्मीद है कि आप बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का काम करेंगे बच्चों। तो सभी लोग रजिस्टर्ड हो जाइए, सभी लोग रजिस्टर कर लीजिए अपना जो है नाम, जो है यहाँ पर दिया हुआ प्रोसेस जो है बच्चों कि कैसे करना है, आप जाकर उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ताकि आपको जो है इस समिति से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर मिल सके। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है, जितने भी आपके सर्किल्स में लोग हैं बच्चों, फटाफट जो है सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। अभी भी आप लोग जो है बहुत कम संख्या है आपकी। पंकज जी नमस्ते, ठीक है। स्वाति तिवारी जी, हमारी बात अगर आप लोगों के समझ में आ गई हो तो कम से कम जो है बच्चों, जितना आज कहा इसको अक्षरशः आप लोग फॉलो करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा योगदान है आपके इस चैनल का आपके लिए, कि इतनी बड़ी बड़ी विभूतियों से आपको सुनने और मिलने का अवसर मिलेगा, ठीक है, और वो भी आपके विषय में। चलिए, जो आपके बच्चों रोल मॉडल हैं उनको सुनने का अवसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है फटाफट जो है लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके ग्रुप्स में नंबर हैं, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, मुझे पता है, ठीक है, और इसी बात की तकलीफ़ भी होती है। अभी तक जितने भी लोग हैं, नमस्ते सभी को हमारी तरफ से, और गुड इवनिंग सबको हमारी तरफ से बच्चों। बहुत सारा प्यार जो है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ पहले आप लोग उसको कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन आप जाइए, अनअकैडमी ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होगा, वहाँ पर सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। अनअकैडमी ऐप सभी के मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे सारी सूचनाएं दी हैं, सारा प्रोसेस वहाँ पता है, ठीक है। अनअकैडमी ऐप, लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा मोबाइल में, वहाँ पर सारी प्रोसेस आपको मिल जाएगी कैसे करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब
ये सूचना हमने आपको दे दिया है और इसको आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको जो है फैलाइए बच्चों, लिंक शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में जितने भी लोग हैं। चलिए, तो आज की आपकी क्लास है राजपूत कालीन जो है समाज और संस्कृति। तो आज हम देखेंगे राजपूत काल का समाज कैसा था, उस समय की सोसाइटी कैसी थी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों यहीं से आता है, क्योंकि सोसाइटी और कल्चर से, लिटरेचर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें भी सबसे ज़्यादा लिटरेचर एंड आर्ट से पूछा गया है, तो ज़्यादा फोकस भी हमारा उसी पे रहेगा। ठीक है, क्योंकि राजनीतिक इतिहास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगर आप लोग कहेंगे तो चोल वंश पे हम सीधे काम करेंगे, क्योंकि चोल वंश इंपॉर्टेंट है और चोल वंश से राजनीतिक इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी इधर जितने भी वंश हैं, चाहे वो चालुक्य वंश है, परमार वंश है, चंदेल वंश, गाढ़वाल वंश, यहाँ से कोई भी राजनीतिक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है युद्धों को लेकर या उनके पॉलिटिकल अचीवर से लेकर। तो हमारा प्रयास होगा कि हम चोल वंश को इसके बाद डिस्कस करेंगे और समाज और संस्कृति, ये दोनों चीजें डिटेल में हम आपको बता देंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राजपूत कालीन समाज एवं संस्कृति। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम समाज को डिस्कस करेंगे। समाज कैसा था इस समय का। ठीक है, समाज में क्या नियम थे, क्या प्रतिबद्धताएं थी, समाज का संचालन किस तरीके से हो रहा था। तो सबसे पहले समाज को हम डिस्कस करते हैं, सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी की अगर हम स्वरूप की बात करें बच्चों, चूंकि आपको पहले बता चुका हूं कि किस क्रम में डिस्कस करना है। स्वरूप की अगर बात करें तो समाज जो है पितृसत्तात्मक था। कैसा समाज है? पितृसत्तात्मक समाज था। राजपूत कालीन समाज कैसा है? पितृसत्तात्मक समाज है, यानी पुरुष प्रधान समाज था, जहां उत्पन्न संतान जो है पिता के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, उत्पन्न संतान जो है वो पिता के नाम से जानी जाती थी। लेकिन अगर समाज के हम स्तरीकरण की बात करें, यानी समाज के विभाजन की बात करें, तो समाज का जो स्तरीकरण था वह मूल रूप से वर्ण व्यवस्था एवं जाति के आधार पर विभाजित था। वर्ण व्यवस्था एवं जाति के आधार पर विभाजित था, और जातियों के साथ साथ इस समय उपजातियां भी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि समाज जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और जातियों के आधार पर बटा हुआ था, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं का कठोर स्वरूप इस समय लागू था। इन दोनों व्यवस्थाओं का कठोरतम स्वरूप लागू किया गया था, कठोरतम स्वरूप अपनाया गया था। ठीक है, कहा जाता है कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का सबसे कठोरतम स्वरूप बच्चों हमें राजपूत काल में दिखाई देता है। ठीक है, कठोरतम स्वरूप का क्या मतलब है? यहां पर कठोरतम स्वरूप का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी, इस वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे बच्चों। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये 4 वर्ण थे। वैश्य एवं शूद्र 4 वर्ण थे। कहा जाता है कि ब्राह्मण वर्ण जो है समाज में अब भी जो है सबसे ऊपर था, यानी सामाजिक सम्मान के तौर पर ब्राह्मण वर्ण को सबसे अधिक महत्व दिया गया था, और इसका काम होता था राजा को सलाह देना। यानी जो पूर्व कर्म थे ब्राह्मण के, वही कर्म अब भी ब्राह्मण द्वारा निर्वहन किए जाते थे। मूल रूप से अभी भी ब्राह्मण का काम था सलाह देना और यज्ञ कराना, सलाह देना और यज्ञ का संपादन करना, सलाह देना और यज्ञ का संपादन करना, सलाह देना और यज्ञ का संपादन करना, ये 2 मूल कार्य थे
लेकिन अगर हम पुराणों और स्मृतियों की बात करें तो कहीं न कहीं आप अग्नि पुराण और पराशर स्मृति में देखेंगे कि कहा गया है कि ब्राह्मण भी आपद धर्म की स्थिति में कृषि कार्य कर सकता है। ब्राह्मण भी आपद धर्म का मतलब होता है कि जो मूल धर्म न हो, यानी अगर विपत्ति आ जाए, कोई समस्या आ जाए, तो ऐसी स्थिति में कुछ समय के लिए किसी नवीन धर्म को ब्राह्मण क्या कर सकता, अपना सकता है। यानी परिस्थिति विशेष कुछ समय के लिए जब अपने आप मूल धर्म को छोड़कर उस परिस्थिति के अनुकूल व्यवसाय को अपनाएं तो उसे आपद धर्म कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर ब्राह्मणों के लिए मूल धर्म सलाह देना और यज्ञ करना था, लेकिन आपद धर्म के रूप में ब्राह्मण किसी भी कर्तव्य को अपना सकता था। बच्चों ये ध्यान रखिएगा। तो आपद धर्म का मतलब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आपद धर्म का क्या मतलब होता है। चलिए अब देखिए, कहते हैं कि यहां पर ब्राह्मण के लिए सबसे उच्च स्थान वर्ण व्यवस्था में दिया गया था और ब्राह्मण सबसे सम्मानित वर्ण माना जाता है। लेकिन अगर क्षत्रियवाद की बात करें, हम क्षत्रिय वर्ण के क्या कर्तव्य थे, तो कहा जाता है कि राजपूत काल में क्षत्रियों की जो विशेषता बताई गई है, वैसे मूल रूप से अगर आप देखें तो क्षत्रिय का कर्तव्य था जनता की रक्षा करना, इनका मूल कर्तव्य माना जाता है। और राजपूत काल के क्षत्रियों की जो विशेषताएं हैं वो बहुत ज़्यादा अलंकारिक हैं। बच्चों अलंकारिक कहने का मतलब है कि राजपूत काल के क्षत्रियों की जब विशेषता इनके दरबार में बैठे कवियों ने लिखा है, तो इनके दरबार में बैठे कवियों ने चूंकि दरबारी कवि के रूप में लिखा है, तो वहाँ राजा का बड़प्पन, राजा के विजयों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की जो परंपरा दिखाई देती है वह यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट रूप से झलकती है। कहा जाता है कि राजपूतों के बारे में कहा गया कि ये बेहद माने एक बड़े योद्धा प्रवृत्ति के हुआ करते थे, साहसी हुआ करते थे, आत्मसम्मान इनका हुआ करता था और वीरता और स्वदेश भक्ति इनके माने गुण हुआ करते थे, इनके लक्षण हुआ करते थे। अब आप सोचिए कि राजपूतों को स्वदेश भक्ति, वीरता, साहस, आत्मसम्मान का प्रतीक माना गया है, यानी ये गुण हुआ करते थे राजपूतों को। लेकिन कहा जाता है, अगर मेरी मानिए, तो ये राजपूतों में जिस समय इन गुणों की तारीफ राजपूतों से इन गुणों को राजपूतों में जिस समय आरोपित किया जा रहा था, अगर आप एक विद्यार्थी के तौर पर देखें, अगर एक एजुकेटर के तौर पर मुझे बताना हो, तो मैं यही कहूँगा, ये गुण इनमें भले थे, ये साहसी थे, ये एक योद्धा थे, एक वीर थे, ये बात एकदम सच है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा दुर्गुण भी इन क्षत्रिय वर्ग में था, जैसे अहंकार, जैसे द्वेष भावना, जैसे आपसी प्रतिस्पर्धा, आपसी कटुता, और कहीं न कहीं जो इनके अंदर जो दुर्गुण था वह इनके गुणों पर वो क्या था, हावी था। कहीं न कहीं इनके अहंकार, आपसी प्रतिस्पर्धा और द्वेषपूर्ण भावना ने इनके भूभागों को विदेशियों का गुलाम बना दिया। और आपने इतिहास अगर पढ़ा होगा, जो पिछली क्लासों में हमने बच्चों पढ़ाया, उसको अगर आप बारीकी से देखें तो वहां पर इन सारी चीजें आपको दिखाई देंगी कि अगर इनमें ये चीजें न होती, अहंकार न होता, इनको दंभ न होता अपनी शक्ति का, अपनी वीरता का, तो हो सकता है कहीं न कहीं जो है हिंदुस्तान तुर्कों का गुलाम न होता। और आप ये भी कह सकते हैं कि अदूरदर्शिता का कहीं न कहीं राजपूतों में क्या था, अभाव था। अदूरदर्शिता का मतलब है कि आने वाली विपत्ति को ये जान नहीं सके, समझ नहीं सके, आपसी एकता के उद्देश्य को, उसकी मजबूती को ये नहीं समझ सके, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो है इनके क्षेत्रों को तुर्कों का क्या होना पड़ा, गुलाम होना पड़ा। तो ये सच है कि ये वीर थे, ये एक बेहतर योद्धा थे, साहसी थे। लेकिन अगर जब तुलना के तौर पर देखना पड़े कि तुर्क ज़्यादा योद्धा और वीर थे कि राजपूत ज़्यादा योद्धा थे या ज़्यादा वीर थे, तो आप तुर्कों को कहीं न कहीं इनसे ज़्यादा बेहतर पाओगे बच्चों। और उसका तुलना आप कर सकते हैं कि एक मध्य एशिया से एक विदेशी जाति आपके यहाँ आती है, आपको लूटती है, आपके क्षेत्रों पर कब्जा करती है। क्या आपने भी कभी भारत के बाहर निकलकर किसी भूभाग को जीता?
क्या आपने भी कभी हिंदुस्तान के बाहर किसी राजनीतिक क्षेत्र पर कब्जा किया? क्या आपने भी कभी अपने योगदान से हिंदुस्तान के भूगर्भिक संरचना में बदलाव किया? नहीं किया। आप तो अपना घर बचाते बचाते मर गए। ये तो हर मानव की प्रवृत्ति होती, न केवल मानव की बल्कि जानवर की भी प्रवृत्ति होती है कि वह अपने देश को, अपने घर को बचाए। मैं इसको देखिए, बहुत सारे लोग जो है इसमें नाराज भी हो जाओगे, ठीक है, नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं। लेकिन हाँ, ये सच है कि राजपूत योग्य थे, साहसी थे, मरने से डर नहीं था, युद्ध करने की कला में पूरी तरह पारंगत थे। हाँ, एक सबसे बड़ी जो कमी है बच्चों, वो है अदूरदर्शिता की, कि क्षत्रियों में अदूरदर्शिता का अभाव था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दुष्परिणाम हिंदुस्तान को या उनके भूभागों को भोगना पड़ा या झेलना पड़ा। ठीक है, तो ये क्षत्रियों के गुण थे बच्चों। अगर वैश्य और शूद्र की बात की जाए, कि वैश्य और शूद्र की अगर हम बात करें, तो कहा जाता है कि वैश्य और शूद्र ये दोनों वर्ग इस समय लगभग एक समान थे। लगभग एक समान इसलिए थे कि शूद्र भी कृषि कार्य कर रहा था, ये भी कृषि क्षेत्र में शामिल था, अर्थव्यवस्था से ये भी जुड़ा था, और वैश्य भी कृषि कार्य करता था। वैश्य भी कृषि कार्य करता था, लेकिन वैश्य कृषि के साथ साथ व्यापार वाणिज्य भी करता था। व्यापार वाणिज्य और पशुपालन भी इसके साथ करता था। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने राजपूत काल में वैश्यों का जो मूल व्यवसाय है उसे व्यापार वाणिज्य माना है। ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि किस काल में वैश्यों का मूल कर्तव्य जो है व्यापार वाणिज्य माना गया है, तो वो आपका राजपूत काल है। ठीक है, क्योंकि कृषि जो है वैश्य और शूद्र दोनों कर रहे थे, इसलिए काफी इतिहासकारों ने वैश्यों का मूल कर्तव्य व्यापार वाणिज्य बताया है। कहा जाता है कि यहाँ पर शूद्रों और वैश्यों के बीच का जो आर्थिक और सामाजिक अंतर है वो बेहद कम हो गया था। राजपूत काल में दोनों वर्गों के बीच का आर्थिक एवं सामाजिक अंतर बेहद कम हो गया था, और वह इसलिए हो गया था क्योंकि दोनों वर्ग जो है आर्थिक रूप से संपन्न हो गए थे। तो शूद्रों ने भी आर्थिक संपन्नता हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से सामाजिक संपन्नता शूद्रों में भी आ चुकी थी। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो सामाजिक अंतर है वो कम दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ इस समय कुछ स्टेटमेंट इस तरह से मिले हैं जिसमें कहा गया है कि शूद्र और वैश्य इन दोनों को ओम के उच्चारण की अनुमति नहीं होगी, दोनों को वेद एवं मंत्र के उच्चारण का अधिकार नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि धर्मशास्त्रों में भी इस समय वैश्यों को शूद्र के बराबर मान लिया गया। यानी वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई और शूद्रों की स्थिति में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। यानी शूद्र का जो सामाजिक स्तर था वह ऊंचा हुआ और वैश्य का जो सामाजिक स्तर है वह नीचे आ गया। ठीक भाई, सीधी सी बात है कि वेद और मंत्र का उच्चारण न करने का अधिकार देना कहीं न कहीं वैश्य वर्ग के सामाजिक स्तर में गिरावट को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तो कहा जाता है 11वीं 12वीं सदी में, 11वीं 12वीं सदी में क्या हुआ, कहते हैं 11वीं 12वीं सदी में पुनः जो है व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होना शुरू हुई। 11वीं 12वीं सदी में जब व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होना शुरू हुई तो व्यापार वाणिज्य मूल रूप से किसका व्यवसाय है, ये वैश्यों का व्यवसाय है। ये मूल रूप से किसका व्यवसाय बच्चों, ये वैश्य का व्यवसाय है। तो जब इसमें ग्रोथ हुआ, जब 11वीं 12वीं सदी में जब व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होना शुरू हुआ तो कहा जाता है कि अब जो है वैश्यों की जो आर्थिक संपन्नता है वो शूद्रों की सापेक्षता में काफी ज्यादा हो गई। काफी ज्यादा माने कहने का मतलब है कि जो अभी आर्थिक लेवल कहीं न कहीं बराबर दिखाई दे रहा था उसमें फिर से एक बड़ा गैप आ गया, फिर से एक बड़ा गैप आ गया। यानी वैश्यों की जो आर्थिक संपन्नता थी वह क्या हो गई, वह काफी बढ़ गई, आर्थिक संपन्नता बढ़ गई। और इवन यहां तक कहा जाता है कि जो वैश्य वर्ग था बच्चों, इसी वैश्यों में से आर्थिक संपन्नता के कारण लोग क्या बन गए, लोग जमींदार और सामंत बन गए। यह इतने आर्थिक संपन्न हो गए कि इन्होंने अपने सामाजिक स्तर को कहीं न कहीं सामंत और जमींदार के बराबर बना लिया, और इसमें से ही बहुत सारे लोग जो है सामंत और जमींदार की कैटेगरी में आ गए। यानी अब देखिए कि आर्थिक संपन्नता ने सामाजिक संपन्नता को क्या किया, बढ़ा दिया। इसी को संस्कृतिकरण कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं बच्चों।
तो ये एक सामाजिक गैप, माने एक आर्थिक अंतर ने एक सामाजिक गैप को क्या किया, पैदा किया। तो आपको समझना चाहिए कि जब आर्थिक संपन्नता आती है तो सामाजिक संपन्नता अपने साथ आती है। तो सीधी सी बात है कि जब सामाजिक संपन्नता आएगी तो सामाजिक संपन्नता सामाजिक सम्मान की मांग करेगी, सामाजिक सम्मान की मांग करेगी। तो यहीं से सामाजिक परिवर्तन का भी क्या होगा, जन्म होगा। यहीं से बच्चों सामाजिक परिवर्तन का जन्म होगा। तो कहते हैं कि जब सामाजिक संपन्नता ने जन्म लिया तो इस सामाजिक संपन्नता ने सामाजिक परिवर्तन को जन्म दिया, सामाजिक परिवर्तन को जन्म दिया। और सामाजिक परिवर्तन जो है वह किस रूप में दिखाई देगा, कहा जाता है कि जो जाति कठोरता थी, यानी जो जाति बंधन की कठोरता थी, जो वर्ण व्यवस्था में कठोरता थी, उसके विरुद्ध जो है आवाज उठना शुरू होगी। और आप देखेंगे कि इसी समय शाक्त धर्म, चारवाक और जैन धर्म वाले लोग जो है इस जाति व्यवस्था के विरुद्ध जो है आंदोलन करना शुरू करेंगे। और यही वो समय है जब आपके धर्म में भी एक सुधार का आंदोलन शुरू होगा, जिसे आप जो है निर्गुण भक्ति शाखा कहते हैं, जिसमें आपके दादू, रैदास, कबीर, ये लोगों की कैटेगरी आती है। तो आपके धर्म और समाज दोनों वर्गों में सुधार की संभावना यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति आर्थिक संपन्नता से हुई, क्योंकि आर्थिक संपन्नता ने सामाजिक बदलाव को जन्म दिया और सामाजिक बदलाव ने सामाजिक परिवर्तन को जन्म दिया। और सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है कि जो जाति और सामाजिक संबंध पहले से विद्यमान है उनमें समाज के अनुकूल क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। बच्चों, उसमें समाज के अनुकूल क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए। ठीक है, मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए, तो यहां से सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत होती है। तो आप देखेंगे कि यहीं से सगुण भक्ति शाखा, निर्गुण भक्ति शाखा, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन, ये सारे आंदोलन यहीं से पैदा होने शुरू होते हैं। ठीक है, जिसको आप आगे मेंस में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उनकी चर्चा नहीं होगी, चूंकि वो मेंस के विषय हैं। हाँ, बाकी मिडुअल में आपको फैक्ट के हिसाब से बातें की जाएंगी, वहां पर कबीर, सूरदास, नानक, इन सब चीजों की बातें होंगी। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं कि जब यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन का प्रारंभ हुआ तो सामाजिक परिवर्तन में स्त्रियों की दशा में भी बदलाव देखा गया। अब हम बात करेंगे कि स्त्रियों की दशा में क्या बदलाव था, क्या सामाजिक कंडीशन थी महिलाओं की राजपूत काल में। देखिए, समाज में स्त्री दशा, रोल ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। समाज में स्त्री दशा, क्या कंडीशन थी स्त्रियों की। देखिए बच्चों, कहते हैं कि स्त्रियों का जन्म इस समय जो है वह उचित नहीं माना जाता था। हर माँ जो है बच्चे के जन्म की आकांक्षा करती थी। तो जन्म भी कहीं न कहीं अब हतोत्साहित होने लगा था वैचारिक रूप पे। ठीक है, जन्म होने के बाद जहाँ तक बात शिक्षा की है, कहते हैं कि शिक्षा के अधिकार मूल रूप से क्या थे, वंचित थे। स्त्रियों के समावर्तन संस्कार नहीं होते थे, स्त्रियों के समावर्तन संस्कार नहीं होते थे। लेकिन कुछ कुलीन वर्ग की महिलाओं के समावर्तन संस्कार हुए हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी विद्वान महिलाओं के उदाहरण हमें दिखाई देते हैं जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नहीं, कुछ विशिष्ट परिवार यानी कुलीन परिवार की महिलाएं शिक्षा प्राप्त किया करती थी। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में कहा जाए तो आपको याद होगा भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था लीलावती। बच्चों, भास्कराचार्य की पुत्री का नाम था लीलावती, और यही भास्कराचार्य की जो पुत्री हैं लीलावती, इन्होंने गणित के विषय में बेहद योगदान दिया था, जिनके योगदान को ही लीलावती नामक ग्रंथ में क्या किया गया, संग्रहित किया गया। और यह ग्रंथ जो है आपके गणित का ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, दूसरी कहा जाता है, एक स्त्री का नाम आता है रूषा। एक स्त्री रूषा का उल्लेख आता है बच्चों।
यह रूषा जो है एक प्रसिद्ध चिकित्सक हुआ करती थी। यह रूषा क्या थी? एक प्रसिद्ध जो है चिकित्सक हुआ करती थी, एक प्रसिद्ध चिकित्सक थी। और कहा जाता है कि न केवल ये चिकित्सक थी बल्कि प्रसूति के बारे में, प्रसूति के विषय पर इन्होंने कई ग्रंथों का निर्माण किया था। प्रसूति विषय पर ग्रंथ इन्होंने लिखे थे और साथ साथ जो अरबी ग्रंथ थे, अरबी ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया था। अरबी ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया था, अरबी ग्रंथों का अनुवाद भी किया था इस महिला ने। तो यहाँ पर इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नहीं, जो कुलीन परिवार की महिलाएं थी उनका समावर्तन संस्कार होता था और उनको शिक्षा प्रदान किया जाता था। बच्चों, कहा जाता है कि प्रशासन में भी महिलाओं की भागीदारी दिखती है। अगर हम प्रशासन की बात करें तो आपने पढ़ा था पिछली क्लास में अमोघ वर्ष की पुत्री थी, चंद्र बिल्ला नाम था बच्चों उसका, थोड़ा सा अजीब नाम है, जाने दो, नाम को छोड़ दो, अमोघ वर्ष को याद रखो। अमोघ वर्ष ने अपनी पुत्री को रायचूर दोआब की प्रशासिका बनाया था, रायचूर दोआब की प्रशासिका बनाया था, रायचूर दोआब की। और अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखना हो तो आप हर्ष को देख लीजिए। हर्ष अपनी बहन राजश्री के साथ कन्नौज पर संयुक्त शासन किया था। तो और एग्जाम्पल अगर आपको देखना हो प्रशासन के क्षेत्र में तो आप देख सकते हैं कि उड़ीसा के शासक ने भी अपनी पुत्री को जो है प्रशासिका के रूप में नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त जो है अमोघ वर्ष के समय देखिए तो अमोघ वर्ष के समय जो है कहा जाता है बच्चों, अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था, अमोघ वर्ष ने अपने कार्यकाल में अपने राज्य की वेश्याओं को प्रशासन में शामिल किया था। इसने अपने राज्य की वेश्याओं को प्रशासन में शामिल किया था। कहा जाता है कि इसने इन वेश्याओं से गुप्तचर व्यवस्था के तहत काम लिया था। तो आपको कई ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां पर महिलाओं को प्रशासन में भागीदारी करते हुए आप देख सकते हैं। लेकिन इन कुछ एग्जाम्पलों के आधार पर आप कोई एक सार्वभौमिक उदाहरण नहीं दे सकते या सार्वभौमिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि नहीं, इस काल की महिलाओं को प्रशासन में हिस्सा दिया गया था। ये ये एक्सेप्शनल है, ये अपवाद हैं, ये आपकी एक सामान्य प्रक्रिया नहीं थे, ये एक सामान्य नियम नहीं थे। इनको देखकर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, प्रशासन में भागीदारी का अधिकार या राजनीतिक अधिकार, ये अधिकार मिले हुए थे। ऐसा कहना पूरी तरह से क्या होगा, गलत होगा बच्चों। बात समझ रहे नहीं? बाणभट्ट एक महान कवि हैं। कहा जाता है कि बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ में, उनके ग्रंथ का नाम आप जानते हैं, उनके ग्रंथ का नाम बच्चों हर्षचरित है। बाणभट्ट के ग्रंथ का नाम हर्षचरित है। इस ग्रंथ में उन्होंने औरतों के एक समूह का उल्लेख किया है जिसे याम चेट्टिया कहा है। उन्होंने क्या कहा है? याम चेट्टिया कहा है। यह औरतों का जो समूह है ये रात में गांव में पहरा लगाने वाला समूह है। रात में गांव में क्या करता था? पहरा लगाता था। ठीक है, जैसे पहले चौकीदार हुआ करते थे, उसी तरह से ये औरतों का समूह जो है गांव की सुरक्षा के दायित्व को क्या करता था? निभाता था। तो इन एग्जाम्पलों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, महिलाओं को प्रशासन में भागीदारी दी गई थी। ठीक है, अच्छा, इससे भी अगर बेहतर उदाहरण आपको लेना है तो आप कश्मीर चले जाइए। कश्मीर में आपको पता है कि रानी सुगंधा और रानी दिद्दा दो महान शासिका हुआ करती थी और इन दोनों ने वहां की सत्ता का एक बेहतरीन संचालन किया था। रानी दिद्दा तो काफी फेमस थी। ठीक है, चालुक्य वंश में आप देखिए तो वहां पर महिलाओं को प्रशासन में भागीदारी दी गई। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस वंश में महिलाओं को प्रशासन में भागीदारी सबसे अधिक दी गई है तो वो चालुक्य वंश ही है। ठीक है, चालुक्य वंश सबसे ज्यादा भागीदारी देने वाला वंश माना जाता है। और ये प्रश्न कई बार आया भी है, इसको एकदम दिमाग में बैठाए रखिएगा कि कौन सा ऐसा वंश है जिसने महिलाओं को सबसे अधिक नेतृत्व प्रदान किया है, तो वह वंश है बच्चों चालुक्य वंश। ठीक है, अब देखिए, तो एग्जाम्पल मैंने कई आपको दे दिया है, लेकिन इन एग्जाम्पलों के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं, इस समय महिलाओं को प्रशासनिक अधिकार
दिए गए थे या शिक्षा के अधिकार दिए गए थे। नहीं, शिक्षा या प्रशासन के अधिकार नहीं थे। इनका बाल विवाह हो जाता था, बाल विवाह का प्रचलन इस समय खूब विद्यमान था। ठीक है, तो बचपन में ही विवाह हो जाता था, तो शिक्षा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने शिक्षा जगत में अपनी विद्वता का एक परचम फहराया है, और वह महिला अगर आपको जानना है तो उसमें पहला नाम आता है महान विद्वान महिला भारती का। भारती का नाम बच्चों आप लोगों ने सुना होगा। भारती जो है मंडन मिश्र की पत्नी थी। कहा जाता है कि मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने जब शंकराचार्य वाराणसी गए थे तो शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच एक शास्त्रार्थ हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि शंकराचार्य ने कसम खाई थी कि जितने भी अन्य धर्मों के लोग हैं सबको हम शास्त्रार्थ में क्या करेंगे, पराजित करेंगे। और इसी क्रम में वो पहले प्रयागराज आए थे, जहां पर कर्मकांडी या वैदिक धर्म के अंतिम गुरु कुमारिल भट्ट से उनकी मुलाकात हुई थी। कहते हैं कि कर्मकांडी वैदिक धर्म के अंतिम गुरु माने जाते हैं कुमारिल भट्ट, और कुमारिल भट्ट उस समय प्रयागराज में थे। कुमारिल भट्ट के बाद जो है वैदिक कर्मकांड जो कर्मकांडी वैदिक धर्म था, ऋग्वैदिक समाज वाला, वह धीरे धीरे क्या हो जाता, समाप्त हो जाता है। तो कुमारिल भट्ट से जब शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ की बात किया था तो इन्होंने कहा कि भाई आप हमारे शिष्य मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करिए, हम तो बुजुर्ग हो गए हैं, मरने के कगार पे हैं, आप हमसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए शंकराचार्य मंडन मिश्र के पास गए थे, और मंडन मिश्र से शंकराचार्य का जब शास्त्रार्थ हुआ तो उसमें भारती जो है वह निर्णयकर्ता की भूमिका में थी, एक जज की भूमिका में थी। ठीक है, लेकिन जब मंडन मिश्र पराजित हुए तो शंकराचार्य ने निर्णय की जब बात भारती से कहा कि भारती आप निर्णय करिए कि पराजित कौन हुआ, तो भारती ने कहा कि अभी उनकी अर्धांगिनी मैं हूं, और जब तक मैं पराजित नहीं होती तब तक मेरे पति मंडन मिश्र की पराजय नहीं मानी जाएगी। और शंकराचार्य के सम्मुख या उनके समक्ष जो है भारती शास्त्रार्थ के लिए बैठ जाती है, और भारती को पता था कि शंकराचार्य अविवाहित व्यक्ति हैं, इसीलिए शंकराचार्य से उसने विवाहों उपरांत यानी विवाह के बाद के 5 प्रश्न उसने क्या किया, पूछ लिया, जिसमें शंकराचार्य जो है स्तब्ध रह गए और प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। ठीक है, लेकिन जिद्दी ब्राह्मण थे, गए केरल के राजा नन्हु के शरीर में प्रवेश किया, और उन्होंने वैवाहिक जीवन का अनुभव लेने के बाद फिर से आके यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पराजित किया। तो एक तो भारती की कहानी आती है, और जहाँ तक दूसरी महिला की बात हम करें तो अवंती सुंदरी को आप ले सकते हैं, जो राजशेखर की पत्नी थी। राजशेखर आपको पता है एक महान कवि हुआ करते थे राजशेखर, उन्होंने भी अनुलोम विवाह किया था। अवंती सुंदरी एक क्षत्रिय थी और राजशेखर क्या थे, एक ब्राह्मण थे। कहा जाता है कि अवंती सुंदरी भी एक विद्वान महिला थी। तो ये ऐसी महिलाएं थी जो कहीं न कहीं राजपूत काल में एग्जाम्पल या उदाहरण प्रस्तुत करती है विद्वता का। ठीक है, लेकिन इन 2 उदाहरणों के आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं शिक्षा की अनुमति इस काल में महिलाओं को दी गई थी बच्चों। ठीक है, बहुत सारे औरतों के ऐसे भी एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर हमें माने यह विश्वास करना पड़ जाता है कि नहीं कहीं ऐसा तो नहीं था, ये अधिकार मिले हैं। जैसे अलबरूनी की बात करिए, कहते हैं अलबरूनी जब मोहम्मद गजनवी के साथ हिंदुस्तान में आया तो अलबरूनी ने भारतीय महिलाओं के संदर्भ में कहा कि यहाँ की महिलाएं शिक्षित हैं। यहाँ की महिलाएं क्या हैं, शिक्षित हैं। उसने कहा कि यहाँ की महिलाएं संगीत में, नृत्य में, वाद्य यंत्र को बजाने में पूरी तरह से क्या हैं, पारंगत हैं। तो कहीं न कहीं वह राजघराने की महिलाओं की बात कर रहा है बच्चों, क्योंकि उस समय अगर संगीत नृत्य की बात की जाए तो ये राजपूतों का शौक हुआ करता था। बात समझ रहे हैं नहीं? तो वहां पर जो विवरण उसने दिया है वह विवरण जो है सामान्य रूप से राजघराने या राज परिवार की महिलाओं के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इस आधार पर अगर हम देखें तो महिलाओं को शिक्षा के अधिकार या राजनीतिक अधिकार नहीं थे। हाँ, परिवार में उनको एक सम्मान का दर्जा दिया गया था। राजपूतों की अगर बात करें तो राजपूतों की नज़रों में महिलाओं का सम्मान एक आदरणीय सम्मान था। राजपूत महिला के सम्मान के लिए अपना सर कटा सकता था। राजपूत महिला के सम्मान के लिए किसी राज्य पर हमला कर सकता था। आप संयोगिता के अपहरण को देख लीजिए। तो ये था कि राजपूतों की नज़रों में महिलाओं का सम्मान था। ठीक है, सम्मान को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं राजपूत महिलाओं को सम्मान देते थे। तब बात समझ रहे नहीं? अच्छा, जहां तक महिलाओं की बात संदर्भ में है तो पर्दा प्रथा का प्रचलन दिखता है। आपको पता है कि विदेशी यात्री जो आता है वह भी पर्दा प्रथा के बारे में बात करता है कि नहीं, पर्दा प्रथा का प्रचलन था। कालिदास की रचना से भी पर्दा प्रथा का प्रचलन पता चलता है। तो पर्दा प्रथा, सती प्रथा,
पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह और साथ साथ एक नई परंपरा जुड़ गई थी जिसे हम कहते हैं जौहर प्रथा। जौहर प्रथा का मतलब होता है बच्चों कि जब महिलाएं एक साथ जो है अग्नि में क्या कर जाएं, प्रवेश कर जाए, यानी जब महिलाएं तुर्कों से अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए एक साथ जो है अग्नि में प्रवेश करती थी तो उसे जौहर प्रथा कहा जाता था। और जब कोई स्त्री अपने पति की चिता पर अकेले जलती थी बैठकर, वो भी जिंदा, तो उसे सती प्रथा कहा जाता था। ठीक है, तो ये वो सामाजिक बुराइयां थी जो उस काल में प्रचलित थी। राजपूत काल में इनकी परंपरा का निर्वहन दिखाई देता है बच्चों, ये बुराइयां उसमें विद्यमान थी। ठीक है, तो ये महिलाओं की कंडीशन थी। अच्छा, अब हम बात करें अगर शिक्षा जगत की, अगर शिक्षा की बात आई है तो शिक्षा के संदर्भ में थोड़ा विस्तार से बातें कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है शिक्षा को लेकर या साहित्य को लेकर बहुत सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ठीक है, उनके संदर्भ में बातें कर लेते हैं। पंकज जी, कुछ लगता है बाकी आपके समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, शिवम जी से बातें कर रहे हैं आप। अच्छा, आप लोग आपस में ही पूरे लगे रहते हैं एकदम। शीला कुमारी जी, थोड़ी संख्या तो अपनी बढ़ा लीजिए बच्चों आप लोग। हाँ, एक सूचना आप लोगों के लिए देना था, उसको मैं मिस कर गया बच्चों। आपके इस यूपीएससी चैनल पर आपके प्री ओरिएंटेड एक बैच आने वाली है, और अभी 2 बहुत ही बड़े टीचर्स या एजुकेटर जुड़े हैं जिनके नाम आपके सामने बहुत जल्द या कल परसों में आ जाएंगे। तो इस समय ऑफलाइन के जितने भी बड़े टीचर्स थे, अनअकैडमी ने उसको आपके प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। आपके लिए यह शुभ अवसर है कि आप उनका लाभ ले लें। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेंगे या ईमानदारी से आप वर्क कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन प्री की ही हो पाएगी, बाकी तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको पता है कि तैयारी कैसे होती है। तैयारी के लिए कम से कम आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो अभी तक बाकी काफ़ी लोग नहीं लिए हैं, आप लोगों को भी ले लेना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी शिक्षा जगत की, कि शिक्षा या साहित्य की क्या कंडीशन थी गुप्त काल में, सॉरी राजपूत काल में। तो देखिए बच्चों, कहते हैं कि राजपूत काल में कुछ ऐसे राजाओं के नाम आते हैं जो अपनी विद्वता के लिए बड़े फेमस हुआ करते थे। जैसे परमार राजा मुंज या भोज, कहा जाता है कि परमार वंश के राजा, परमार वंश में 2 राजाओं के नाम आते हैं, एक राजा भोज और राजा मुंज, राजा मुंज और राजा भोज। कहा जाता है कि राजा भोज ने अपने समय धारा नगरी को शिक्षा का एक महान केंद्र बना दिया था। राजा भोज के समय धारा नगरी शिक्षा का महान केंद्र हुआ करती थी। और अगर राजा मुंज की हम बात करें तो मुंज के दरबार में धनंजय, जो 10 रूपक के लेखक थे, इन्हीं के दरबार में रहा करते थे बच्चों, धनंजय। और एक और थे जिनका नाम एग्जैक्टली अभी मिस कर गया मैं दिमाग से, अभी ध्यान आ जाएगा तो बता दूंगा। 10 रूपक के लेखक थे धनंजय, उनका नाम शायद धोई है, हलायुध ऐसे कुछ नाम है, धोई टाइप का। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए, अभी थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो अभी धनंजय को लीजिए जो क्लियर है, क्लियर जानकारी रहे तो ज़्यादा ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर अगर हम राजा भोज की बात करें बच्चों, तो ये स्वयं एक प्रकांड विद्वान था। राजा भोज जो है ये स्वयं एक प्रकांड विद्वान है, और कहा जाता है कि इन्होंने व्याकरण, शिल्प, साहित्य, नाटक से जुड़े हुए बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने क्या किया, निर्माण किया। ठीक है, राजा भोज के ग्रंथों में अगर हम बात करें तो कई ऐसे महान ग्रंथ हैं जो आपकी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे आपका श्रृंगार प्रकाश, इनके अगर ग्रंथों का नाम आप लें, राजा भोज के ग्रंथों के नाम आप कुछ नोट कर लीजिए। राजा भोज के ग्रंथों का नाम,
श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार प्रकाश, राजमार्तंड, राजमार्तंड, युक्तिकल्पतरु, युक्तिकल्पतरु के बारे में बच्चों आप जानते होंगे। इस ग्रंथ में जो है नौका निर्माण के बारे में कहा गया है, यानी नौका निर्माण के विषय में जानकारी दी गई है। ठीक, और इसके बाद जो है इनका अगला ग्रंथ है प्राकृत व्याकरण, प्राकृत व्याकरण। ये राजा भोज की रचनाएं हैं सब। इसके बाद है सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण। कहा जाता है कि सरस्वती कंठाभरण जो ये ग्रंथ है यह राजा भोज के योगदान को पूरी तरह से चरितार्थ करती है। इस नाम से ही राजा भोज के पूरे योगदान का प्रदर्शन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नाम इसका इस तरह से है कि उनके योगदान से पूरी तरह से क्या है, मिलता जुलता है। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि अगला ग्रंथ है कुर्म शतक, कुर्म शतक, कुर्म शतक है बच्चों। और एक है शब्दानुशासन, शब्दानुशासन, शब्दानुशासन। और इसके बाद है राजमार्तंड, नहीं राजमृगांक, राजमृगांक। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। ये राजा भोज के ग्रंथ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, और इसमें एक ग्रंथ है उसको नहीं लिख पाया हूं, सम्रांगण सूत्रधार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, सम्रांगण सूत्रधार। ये राजा भोज की रचनाएं हैं। ठीक है, श्रृंगार प्रकाश, राजमार्तंड, युक्तिकल्पतरु, प्राकृत व्याकरण, सरस्वती कंठाभरण, कुर्म शतक, शब्दानुशासन, राजमृगांग, सम्रांगण सूत्रधार। तो इन ग्रंथों के नाम आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बार बार पूछे जाते हैं। ठीक बच्चों, और ये आपके जो है राजा भोज की रचनाएं हैं। कहते हैं कि परमार वंश में ही एक और लेखक थे जिनका नाम था पद्मगुप्त, पद्मगुप्त। तो पद्मगुप्त के ग्रंथ का नाम है नवसहसांक चरित, पद्मगुप्त। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है नवसहसांक चरित, नवसहसांक नवसहसांक चरित। नवसहसांक चरित ये पद्मगुप्त की रचना है जो परमार वंश में ही थे। तो अभी परमार वंश को आप समाप्त कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए अगला है राजा सोमेश्वर। चालुक्य वंश के राजा थे सोमेश्वर। राजा सोमेश्वर ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है मानसोल्लास, मानसोल्लास, मानसोल्लास। ठीक है, जयानक, जयानक बच्चों ये चौहान वंश में थे और जयानक के ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। ये जयानक का ग्रंथ है। इसके बाद इसी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। इन्होंने लिखा था पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक, इसके बाद महान कवि राजशेखर के बारे में अगर बात करें जो राष्ट्रकूट वंश में थे। राजशेखर, राजशेखर ने कई बड़े ग्रंथों का निर्माण किया था बच्चों।
राजशेखर के ग्रंथों में अगर हम बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बाल रामायण और विदशाल भज्जिका। बाल रामायण और विदशाल भज्जिका। बाल रामायण विदशाल भज्जिका। विदशाल भज्जिका, ये ग्रंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा को भी नोट कर लीजिए। और नोट करना है तो कर्पूर मंजरी को नोट कर लीजिए। कर्पूर मंजरी ये राजशेखर की रचनाएं हैं। इसके बाद गुणाढ़, गुणाढ़ की बृहत कथा नोट कर लीजिए। बृहत कथा। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी। क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, ये ग्रंथ ऐसा है जिसमें कमेंट किया गया है। ये आपको पढ़ा चुका हूँ डिटेल में सब, इसलिए यहाँ 60 में लिख रहा हूँ। इसके बाद कल्हड़ की राजतरंगड़ी। कल्हड़ की राजतरंगड़ी, ठीक है। इसके बाद बच्चों श्रीहर्ष, श्रीहर्ष की ऊपर लिख देते हैं इसको, हाँ, श्रीहर्ष की नैषध चरित। श्रीहर्ष की रचना है। श्रीहर्ष जो है जयचंद के दरबार में रहते थे, इन्होंने लिखा था नैषध चरित। नैषध चरित। खंडम खंड खाद्य। खंडम खंड खाद्य, ये ग्रंथ हैं किसके? नैषध माने श्री हर्ष के बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिनको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए आप लोगों को इनके बारे में डिटेल जानकारी दिया हूं, इसलिए यहां पर जो है डिटेल नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बेटा आप लोग अपना काम करिए, टाइम पास जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरी ज़िंदगी टाइम पास बन के रह जाती है, ठीक है। आप लोग मेहनत करिए अपना, जिसको पढ़ना पढ़ो बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है ये रचनाएं आप लोग नोट कर लीजिए और आज तक यहीं रखते हैं, ठीक है। और एक बार अभी जितने भी नए लोग जुड़े हैं सभी लोग जो है, सभी लोगों को एक बार फिर से जो है बता देते हैं कि जो सूचना अभी हमने आपको दिया कि आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी लेकर आया है बच्चों, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप इसको देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। एक समिट आपकी 2020 होने वाली है जो 26, 27 और 28 जून को ऑर्गेनाइज की जा रही है। इस समिट में आपको एक भारत की जितनी भी बिगेस्ट पर्सनालिटी हैं, जो जितने भी भारत के बड़े बड़े अचीवर्स हैं, वो आपके सामने आ रहे हैं बच्चों। और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अनअकैडमी आपको दे रहा है, क्योंकि आपको ऐसे लोगों से मिलने, ऐसे लोगों से सीखने का अवसर मिलेगा जिनको शायद जो है आप अभी नहीं सुन पाए होंगे, या इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप अभी जानते भी नहीं होंगे। लेकिन ये ऐसी विभूतियां हैं हिंदुस्तान की जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत बड़े पिलर्स स्थापित किए हैं, बहुत बड़े आदर्श इन्होंने आपके सामने रखा है। तो ऐसे लोगों से मिलने का अवसर अनअकैडमी आपको दे रही है। आपके पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, कपिल देव, शशि थारूर, जयराम रमेश, ये राजकुमार राव, किरण बेदी, ये ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है और हमारे रोल मॉडल हैं। तो आपको अनअकैडमी इनसे जुड़ने का मौका दे रही है। आपके टॉपर्स जो है आपको
बोलेंगे, आपको बताएंगे, आप इनसे जुड़ सकते हैं, इनकी बातों को सुन सकते हैं, इन्होंने कैसे जो है अपने लाइफ में चीज़ों को अचीव किया है, कैसे क्रैक किया है यूपीएससी को, ये अपने अनुभव को शेयर करेंगे। बस इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करके आप इनसे जुड़ सकते हैं। 26 जून को ये शुरुआत होगी इसकी जो है बच्चों, तो आप एक बड़े स्तर पर जो है लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके ग्रुप्स में, आपके साथ में जितने भी लोग जुड़े होंगे, सभी लोगों को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।